बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ज्ञानम ने आप लोगों के लिए कुछ एक लेक्चर जो है लेके आए हैं। तो आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने करेंगे दैट इज़ सॉफ्टवेयर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको कुछ गाइड कर दूँ। सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है बच्चों, जो कि रूटीन लाइफ में हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एग्जामिनर हमें यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर देगा। तो इसलिए हमें ये थोड़ा अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड रिलेटेड डेटा दैट प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन फॉर टेलिंग टू कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। अब यहाँ पे ये बोला गया है कंप्यूटर क्या है, कलेक्शन होती है प्रोग्राम की जो कि हमें बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। कंप्यूटर क्या होता है, कलेक्शन होती है जिसमें कि प्रोग्राम की कलेक्शन होती है, जिसमें कि ये बताया जाता है कि क्या करना है और कैसे करना है। और ये क्या काम करता है, इट प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। और ये क्या काम करता है, यूज़र और हार्डवेयर को जोड़ने का भी आपस में काम करता है। और ये क्या काम करता है, यूज़र और हार्डवेयर को जोड़ने का आपस में क्या करता है, काम करता है। तो होपफुली पहले इतनी बात जो है आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका इंस्ट्रक्शन लाइफ साइकिल देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर बनते कैसे हैं। सबसे पहले क्या है, इसके क्या लिखे जाते हैं, सिंटेक्स लिखे जाते हैं। सिंटेक्स का मतलब है कोड लिखा जाता है, फिर उसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, ये बताना है कि कहाँ पे कौन सा कोड जो है कैसे एग्जीक्यूट करेगा। फिर इनकी कलेक्शन से क्या बनते हैं, प्रोग्राम बनते हैं, और प्रोग्राम की कलेक्शन से आपके पास फाइनली क्या बनते हैं, सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये क्या है, लाइफ साइकिल है या फिर इंस्ट्रक्शन लाइफ साइकिल है कि सबसे पहले सिंटेक्स लिखा गया, फिर उसके इंस्ट्रक्शन लिखे गए, फिर प्रोग्राम बने, और प्रोग्राम की कलेक्शन से आपके पास क्या बने, सॉफ्टवेयर यहाँ पे बने। तो ये क्या है, एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसमें कि आपके पास सॉफ्टवेयर की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये तो हमें समझ में आ गया कि सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली वी हैव थ्री टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर गाइस। First is your system software, second is your application software, and third is your utility software. If we know about these three type of software, then I can understand, I can thought कि हम सारे के सारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन सभी के बारे में समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर की हम आपसे यहाँ पे बात करना चाहते हैं। अगर इनकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गया, तो देखो लाखों करोड़ों सॉफ्टवेयर है, वो तो मैं नहीं समझा सकता, पर हाँ इनकी डेफिनेशन अगर समझा दूँ तो आप लोग खुद डिफ्रेंशिएट यहाँ पे कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स इफ इट इज डिलीटेड फ्रॉम द सिस्टम देन इट अफेक्टेड द वर्किंग ऑफ अनदर सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन्हें ऐसे ही सारे के सारे सॉफ्टवेयर जिन्हें आपके सिस्टम से डिलीट कर दिया जाए, तो बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन सभी की वर्किंग के ऊपर क्या पड़ेगा, इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा। तो वो कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनकी एग्जाम्पल जो है हम इकट्ठे ही डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, अभी थ्योरी समझते हैं। एप्लीकेशन की अगर बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स इट डज नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ एनी अदर सॉफ्टवेयर इफ इट इज डिलीटेड फ्रॉम द कंप्यूटर। मतलब ये हुआ कि ऐसे सारे के सारे सॉफ्टवेयर जिन्हें आपके सिस्टम से डिलीट कर दिया जाए तो किसी अनदर के सॉफ्टवेयर की वर्किंग जो है इफेक्ट नहीं होती है। और थर्ड है आपके पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी मीन्स टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर। यूटिलिटी गाइस इज एन इंग्लिश वर्ड, इसका मीनिंग अपने आप में होता है टू इन्हांस समथिंग, टू इंक्रीज करना। मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ की स्पीड करना, किसी भी चीज़ को बूस्टअप करने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये बेसिक तीन टाइप के सॉफ्टवेयर हैं जिनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इससे मॉडल से आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें आपके सिस्टम से डिलीट कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो अनदर सॉफ्टवेयर की वर्किंग क्या होती है, इफेक्ट होती है। तो वो कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहला आएगा उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो बच्चों, अगर आपके सिस्टम से विंडोज़ को डिलीट कर दिया जाए तो विदाउट विंडोज़ क्या आप लोग कोई काम कर सकते हैं? बिल्कुल जी, आप लोग कोई भी काम यहाँ पे नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम को डिलीट करते ही बाकी सारे के सारे सॉफ्टवेयर की वर्किंग के ऊपर फर्क पड़ रहा है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को किस में रखा जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम लोग यहाँ पे रखेंगे। अगर ड्राइवर्स की बात करी जाए तो ऑडियो वीडियो ड्राइवर अगर मान लीजिए मैं आपके सिस्टम से डिलीट कर दूं, तो विदाउट ऑडियो वीडियो ड्राइवर आप लोग क्या कोई काम कर सकते हैं? मीन्स ऑडियो वीडियो एक्सेस कर सकते हैं? नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ड्राइवर भी किस में रखे जाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट अगर बात करें ट्रांसलेटर की,
देखो बच्चों, ट्रांसलेटर का कॉन्सेप्ट अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है, अब देखो छोटी सी बात से मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जब भी हम लोग कंप्यूटर में कोड देते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो हम लोग तो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, पर कंप्यूटर जो है इंग्लिश लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता है। तो कंप्यूटर को क्या है, जीरो वन या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट उसको बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो वो जो जीरो वन की लैंग्वेज है आपके पास, बाइनरी लैंग्वेज को समझने की जो एबिलिटी है, वो सारा का सारा कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर। मान लीजिए कि अगर आपके सिस्टम से हमने ट्रांसलेटर ही डिलीट कर दिए, तो क्या आप लोग किसी चीज़ को कंप्यूटर में कन्वर्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इसको डिलीट करने से भी अनदर सॉफ्टवेयर की वर्किंग के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और लोडर क्या है, इसे हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन की अगर बात करी जाए, तो एमएस ऑफिस में अगर हम बात करें, इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या था कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें आपके सिस्टम से डिलीट कर दिया जाए, तो किसी अनदर सॉफ्टवेयर की वर्किंग को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लीजिए एमएस ऑफिस को मैं अगर आपके सिस्टम से डिलीट कर दूं, तो क्या होगा बच्चों, कि सिर्फ और सिर्फ जैसे कि आपके पास एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बाकी बाकी सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो मतलब अपनी प्रॉपर्टी हार्म हुई, किसी और की तो नहीं हुई, है ना। वो कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे बात करें ब्राउज़र की, तो सिमिलरली ब्राउज़र को भी अगर आप लोग डिलीट कर दें, तो उस ब्राउज़र में भी वही काम होता है। अगर आप लोग ब्राउज़र को डिलीट कर देंगे बच्चों, तो क्या होगा कि किसी और सॉफ्टवेयर की वर्किंग के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। गेम्स को डिलीट कर दें, तो किसी और सॉफ्टवेयर की वर्किंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऑडियो वीडियो प्लेयर को डिलीट कर दें, तो किसी अनदर सॉफ्टवेयर की वर्किंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये होते हैं एप्लीकेशन। और यूटिलिटी की अगर बात करी जाए, तो यूटिलिटी का मतलब मैंने अभी आपको बताया, यूटिलिटी मीन्स टू इन्हांस समथिंग, किसी चीज़ को स्पीड अप करना, किसी चीज़ को बूस्ट अप करना। तो देखो एंटीवायरस क्या है, एक आपके पास ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपके सिस्टम से वायरस को डिटेक्ट करने में आपकी हेल्प करता है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है अगर कि आपको वायरस डिटेक्ट करना है। अगर आप लोग खुद भी वायरस को डिटेक्ट करेंगे बच्चों, तो आपको क्या है, टाइम लगेगा। पर अगर एंटीवायरस का यूज़ करेंगे, तो वो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपकी स्पीड क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली डाउनलोडिंग मैनेजर बच्चों, ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जब भी कोई चीज़ इंटरनेट से डाउनलोड करनी है, तो आपको डाउनलोडिंग मैनेजर चाहिए। आप लोग किसी भी चीज़ को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, बट आप लोग अगर डाउनलोडिंग मैनेजर से लगाएंगे, तो वो क्या होगा, मान लीजिए कि मैं एक चीज़ डायरेक्ट डाउनलोड कर रहा हूँ, तो वो 90% डाउनलोड होने के बाद डेटा जो मेरा डेटा ख़त्म हो जाता है, या मान लीजिए मेरी लाइट चली जाती है सिस्टम की। तो नेक्स्ट टाइम जब मेरे सिस्टम पे लाइट आएगी, तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, जीरो से या उस 90 से? ऑब्वियस है वो जीरो से करेगा, क्योंकि डायरेक्ट डाउनलोडिंग था। पर अगर डाउनलोडिंग मैनेजर लगाया होता, तो वो वहीं पे क्या कर जाता, रिज्यूम कर जाता, और अगली बारी मेरे जो 90% का डेटा जो था वो मेरा सेव हो जाता। तो डाउनलोडिंग मैनेजर का ये फ़ायदा कि वहीं से वो क्या कर जाएगा, रिज्यूम कर जाएगा। ऑडियो वीडियो कटर भी आपकी सेम हेल्प करता है। बैकअप की अगर हम बात करें बच्चों, तो बैकअप क्या है, आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर कोई बच्चा लेके रखता है अपने मोबाइल फ़ोन का बैकअप। तो बैकअप से आप लोग क्या करते हैं, सारी की सारी चीज़ें जो आपकी इंपॉर्टेंट फाइल होती है, उनका बैकअप लेके आप लोगों ने रखा है। मान लीजिए कभी वो गलती से डिलीट हो जाए, तो बैकअप पे जाके आप उसे रिस्टोर कर सकते हैं, है ना। तो ये भी क्या है, आपके सिस्टम की स्पीड को बढ़ाता है। टेरा कॉपी कैसा सॉफ्टवेयर है बच्चों, जो कि कॉपी करने में बड़ी हेल्प करता है। जैसे कई बार आपको दिखाता है इट विल टेक 30 मिनट, तो वो 30 मिनट के काम को 3 मिनट में कन्वर्ट कर देगा। तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड तो क्या हुई, इंक्रीज हुई। विन रार में कभी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपके पास टूल करके। ये क्वेश्चन पूछेगा कि कंप्रेशन टूल, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंप्रेशन टूल। तो देखो विनजिप और विनरार दो ऐसे टूल हैं जिनकी हेल्प से बड़ी बड़ी हैवी फाइलों को क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। किन क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करके आप लोग इनको सेंड करते हैं। मान लीजिए एक तरफ आपके पास 10 MB की फाइल है और एक तरफ 10 KB की। अगर इंटरनेट से आपको सेंड करने, तो कौन सी जल्दी सेंड होगी, ऑब्वियस है KB की ही जल्दी सेंड होगी, क्योंकि केबी का साइज़ क्या है, छोटा होगा। तो वो विनजिप और विनरार से कंप्रेस कर सकते हैं, आप किसी भी हैवी फाइल को छोटा बना सकते हैं। तो होपफुली सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और यूटिलिटी को आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब दुनिया में हजारों लाखों सॉफ्टवेयर हैं, अब आप हर चीज़ को इन तीनों पैरामीटर के ऊपर रख के जो है नाप तोल करके उसको ये डिफाइन कर सकते हैं कि वो सिस्टम में आएगा, एप्लीकेशन में आएगा, या यूटिलिटी में आएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपसे कौन सा पूछा जाए। तो होपफुली डेफिनेशन क्लियर होगा, तो आप लोग सारे के सारे यहाँ पे आंसर कर पाएंगे। इतनी मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर हुई होंगी, है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं।
अब देखिए, सबसे पहले तो आपने ये पढ़ लिया, सॉफ्टवेयर आपने कवर कर लिए। अब बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो बच्चों, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो इसमें मैंने चार्ट के थ्रू आप लोगों को ये करवाऊंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। ईयर था 1940 से 56, सेकंड जनरेशन 1957 से 63, थर्ड की बात करें 64 से 71, और फोर्थ की बात करें 72 से 90, और फिफ्थ की बात करें 1990 से एट प्रेजेंट तक यही चल रहा है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन में सबसे पहले जो डिवाइसेस यूज़ करेंगे बच्चे, वो करेंगे वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का साइज़ क्या था, अपने आप में ही काफ़ी बड़ा था। इस वजह से उसका जो साइज़ बड़े फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का था, वो क्या था, वेरी लार्ज इन साइज़। आपने सुना भी होगा कि एक कमरे से भी बड़ा क्या था, उनका साइज़ था। तो वो इस वजह से था क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब लगाए गए, और वैक्यूम ट्यूब का साइज़ अपने आप में क्या था, काफ़ी बड़ा था। और लैंग्वेज कौन सी थी, मशीन लैंग्वेज आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ करी थी। और मेमोरी कितनी थी आपके पास, अप्रोक्सीमेट 20 के बी। अप्रोक्सीमेट है, नोट एग्जैक्ट आइडिया किसी को भी नहीं है, पर अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं, 20 के बी तक था। अब सेकंड जनरेशन की अगर बात करी जाए तो 1957 से 63 तक हम लोग मानते हैं वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर ने। ट्रांजिस्टर का साइज एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब क्या था, थोड़ा सा छोटा था, तो साइज में भी थोड़ा सा छोटा हुआ। और लैंग्वेज कौन सी थी, असेंबली लैंग्वेज आप लोगों ने यहाँ पे इकट्ठी यूज़ करी। असेंबली मतलब इकट्ठी करके हुई, जो हमने कम्बिनेशन करी काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज की, असेंबल करके जो हमारे पास लैंग्वेज बनी, वो हमने यहाँ पे यूज़ करी। और साइज़ अप्रोक्सीमेट है 128 के बी। थर्ड जनरेशन जो है 1964 से 71 तक हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ट्रांजिस्टर को किसने रिप्लेस कर दिया, आईसी ने। आईसी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। लैंग्वेज फोर्ट्रेन कोबोल आपने यूज़ करी लेसर देन फर्स्ट जनरेशन के बाद। डायरेक्ट आप लोगों ने पीसी पर्सनल कंप्यूटर यहाँ पे यूज़ किया, तो यहाँ पे 1 MB अप्रोक्सीमेट उसका साइज़ था। फोर्थ जनरेशन की बात करें, आईसी को रिप्लेस कर दिया VLSI प्लस ऑफ MP, ये आगे मैं आपको बढ़ाऊंगा। लैंग्वेज C++, डॉट नेट, जावा। पीसी को रिप्लेस कर दिया लैपटॉप ने। स्पीड मेमोरी आ गई हाई। फिफ्थ जनरेशन ULSI प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, C++, डॉट नेट, जावा, PHP, पाइथन, जो भी है आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं, टैब है, स्मार्टफोन है, विंडो फोन है। और मेमोरी साइज आप लोगों को पता है कितना हाई है। अब बच्चों, यहाँ पे मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास अ, अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है क्या क्या क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं कि हिस्ट्री में ड्रामेटिकली चेंज कौन सी जनरेशन में है। तो हिस्ट्री में ड्रामेटिकली चेंज थर्ड जनरेशन में है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर थे जिनको ना तो हम कभी देख सकते थे, ना ही कभी यूज़ कर सकते थे। पर जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे, उनका हमने घरों में यूज़ करना स्टार्ट किया, तो इसलिए हिस्ट्री में वो तो आपके पास ड्रामेटिकल चेंज के बराबर माना जाता है। तो होपफुली ये बात आप लोगों को क्लियर है कि थर्ड जनरेशन क्या थी, आपके लिए एक बड़ी अच्छी जनरेशन मानी जाती है। ठीक है, ड्रामेटिकली चेंज के अकॉर्डिंगली ये होती है। तो होपफुली इतनी बात आप सभी को यहाँ पे क्लियर हुई होगी। अब इसके बीच की जो चीज़ें हैं वो अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले कुछ एक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कोबोल अभी आपने देखा। तो कोबोल का फुल फॉर्म हम लोग पढ़ लेते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। acronym of common business oriented language developed in 19 in the late of 1950 and early of 1960. COBOL is the second oldest highest language प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या, सेकंड ओल्डेस्ट है, नॉट फर्स्ट, सेकंड ओल्डेस्ट। तो सबसे पहली कौन सी हुई, फोर्ट्रन इज द ओल्डेस्ट। सबसे पुरानी कौन सी लैंग्वेज है, फोर्ट्रन हुई आपके पास। इट इज पर्टिकुलरली पर्पस ऑफ द बिजनेस एप्लीकेशन एंड द लार्ज कंप्यूटर, तो फोर्ट्रन होती है। तो सबसे पुरानी है फोर्ट्रन, उसके बाद है कोबोल। ठीक है, फोर्ट्रन के बारे में आप पढ़िए। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, हाई लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी और पास्कल that enable a program to write program that are more or less independent of a particular type of computer. Such languages are considered high level because they are closer to human language and further from the machine language. अब यहाँ पे ये बताया गया कि ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि सबसे पहले यूज़ हुई थी, और मशीन लैंग्वेज के बिल्कुल नज़दीक है, और ह्यूमन के बिल्कुल नज़दीक है ये, ठीक है। तो होपफुली ये दोनों बातें आपको क्लियर है। जनरली यहाँ पे जो है आपसे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं कोबोल और फोर्ट्रन का, इससे आगे क्वेश्चन नहीं आता, पर फिर भी आपने पढ़ लिया, सो अच्छी बात है। अब यहाँ पे बेसिक आपने देखा, तो बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, बेसिक का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बस आपसे यहाँ पे इसका फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, और इसके आगे यहाँ पे पूछा नहीं जाता है।
ठीक है। बेसिक हैज़ एडवांटेज ऑफ इंग्लिश लाइक कमांड्स एंड दे आर इजियर टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर देन दोज आर द मोस्ट ऑफ अदर लैंग्वेज। मतलब ये क्या है कि ये इजी लैंग्वेज है जिसको कि हर कोई इजीली याद कर सकता है। होपफुली बात क्लियर है। अब जो पीछे आपने चीज़ें मेरे साथ करी थी जैसे आईसी, तो आईसी का स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, वीएलएसआई स्टैंड फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूएलएसआई स्टैंड फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, पीसी स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर, एमपी स्टैंड फॉर माइक्रो प्रोसेसर एंड एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बच्चों ये सारे के सारे एब्रीवेशन जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। और करता हूँ कि यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। तो आज के इस लेक्चर को फिर हम यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हुई होंगी। तो थैंक यू गाइस।